फ्रेंड्स, वेलकम टू शाइन द वर्ड विद आजी। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 हिंदी गद्य का चैप्टर 1 राष्ट्र का स्वरूप। इस चैप्टर में जितने भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट गद्यांश से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर हैं वो सारे हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और अगर जो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ से लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो हम लोग ने फर्स्ट गद्यांश लिया है वो हम लोग ने जो आपका चैप्टर स्टार्टिंग है बिल्कुल स्टार्टिंग से लिया हुआ है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट गद्यांश है। ये आपके एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। भूमि का निर्माण देवों ने किया है। ये वाला गद्यांश बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बिल्कुल अच्छे से देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस गद्यांश को रीड करेंगे, उसके बाद इसके जो रिलेटेड क्वेश्चन हैं उनके आंसर देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। भूमि का निर्माण देवों ने किया है, वह अनंत काल से है। उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागृत होंगे उतना ही हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो सकेगी। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी है वह निर्मूल है। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी उतना ही राष्ट्रीय भाव का अंकुर पल्वित होगा। इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप को अनुपात जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना आवश्यक धर्म है। तो ये हमारा गद्यांश है। इसी से रिलेट करते हुए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जिनका आंसर हमें करना होता है। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। जो हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है वो है उपयुक्त गद्यांश के शीर्षक एवं लेखक का नाम लिखिए। तो ये जो गद्यांश है आपको इसका शीर्षक लिखना है, मतलब कि ये गद्यांश की चैप्टर से लिया गया है और इसका लेखक कौन है ये आपको लिखना है। तो ये जो गद्यांश है ये लिया गया है राष्ट्र के स्वरूप से और इसके जो राइटर हैं वो हैं वासुदेव शरण अग्रवाल जी। तो यहाँ पे हम लोग इसका आंसर कैसे लिखेंगे। प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक राष्ट्र का स्वरूप है तथा इसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। जो सेकंड क्वेश्चन है वो है हमारा राष्ट्र भूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है। तो देख लीजिए, जो राष्ट्र भूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य है वो है उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना। देखिए जैसा कि यहाँ पे लिखा है, उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। तो आपको जितने भी इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना उसका आंसर इसी गद्यांश में मिलेगा। आपको बस एक बार पढ़ने की ज़रूरत है और आपको उसका क्वेश्चन का आंसर बहुत ही आराम से मिल जाएगा। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। किस प्रकार की राष्ट्रीयता को लेखक ने निर्मूल कहा है। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ जो बताया जा रहा है जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी होती है वह निर्मूल होती है। तो इसी को आप तुरंत ऐसा टू कॉपी आंसर लिख सकते हैं या आप हल्का सा बना कर भी लिख सकते हैं। जैसे कि लेखक ने कहा है जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी होती है वह निर्मूल होती है। बहुत ईजी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में क्या है। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है, यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। तो बस आप इतना ही लिख देते हैं, आपका आंसर कंप्लीट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो सारे जितने भी आपका पद्यांश आएगा उसमें सभी में ऐसे रेखांकित अंश होगी, मतलब कि जिसके आगे नीचे अंडरलाइन होती है आपको सिर्फ उसी की व्याख्या करनी होती है, इसीलिए मैंने इसे हाईलाइट कर दिया है। तो ये जितना भी आपका गद्यांश का यहाँ पे पार्ट लिखा हुआ है सिर्फ आपको इसी का व्याख्या करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसकी व्याख्या क्या होगी। तो यहाँ पे जो रेखांकित पार्ट है इसकी व्याख्या हो जाएगी, राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी अधिक गहरी होंगी उतना ही राष्ट्रीय भाव का अंकुरण पुष्पित एवं पल्लवित होगा। अर्थात राष्ट्रीयता का आधार जितना अधिक सशक्त होगा राष्ट्रीय भावनाएं भी उतनी ही अधिक विकसित होंगी। ये अतः प्रारंभ से अंत तक पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की जानकारी रखना तथा उसके रूप, सौंदर्य, उपयोगिता एवं महिमा को पहचानना प्रत्येक मनुष्य का न केवल कर्तव्य है अपितु धर्म भी है। अगर जो आप इतने अच्छे से नहीं इसका अर्थ निकाल पा रहे हैं तो आप इसका थोड़ा सा यहाँ पे चेंजिंग करके भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, भूमि का निर्माण किसने किया है और कब से है। तो ये देखिए यहाँ पे हम लोग फर्स्ट लाइन ही है, भूमि का निर्माण देवों ने किया है और यह अनंत काल से है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति जागरूक रहने का परिणाम क्या होगा। तो इसका आंसर देख लेते हैं। भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति जागरूक होने का परिणाम राष्ट्रीयता की भावना की प्रबलता है। तो ये था हमारा फर्स्ट गद्यांश। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हमारे सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट गद्यांश है वहाँ पे। तो जो सेकंड है वो है हमारा, जन का प्रवाह अनंत होता है। सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तारतम्य प्राप्त किया है। जब तक सूर्य की रश्मियाँ नित्य प्रातः काल भवन को अमृत से भर देती हैं तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। तो ये है कुछ हमारा गद्यांश। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है हमारे जिनके हमें आंसर करने हैं। तो चलिए देख लेते हैं। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, जन का प्रवाह किस तरह होता है। तो जो जन का प्रवाह होता है वो अनंत होता है। सेकंड है, पाठ का शीर्षक एवं लेखक का नाम लिखिए को संदर्भ। उसके बाद आगे आता है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो ये जितना भी रेखांकित पार्ट है आपको इसकी व्याख्या करनी है। तो चलिए देख लेते हैं इसकी व्याख्या क्या होगी।
प्रत्येक राष्ट्र का इतिहास निरंतर बदलता रहता है तथा उसमें अनेक उतार चढ़ाव आते रहते हैं, किंतु राष्ट्र के निवासियों की श्रृंखला निरंतर चलती रहती है। मनुष्य पीढ़ी दर पीढ़ी अपने राष्ट्र के साथ जुड़ा रहता है। इसी कारण हजारों वर्षों से मनुष्य ने अपनी भूमि के साथ तादात्म्य स्थापित किया हुआ है तथा विभिन्न दृष्टियों से एकरूपता बनाई हुई है। जब तक राष्ट्र रहेगा और राष्ट्र की प्रगति होती रहेगी तभी तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी रहेगा। तो ऐसे कुछ हम लोगों का इसका अर्थ हो जाएगा। उसके बाद आगे क्वेश्चन है हमारा, सूर्य की रश्मियों का क्या प्रभाव पड़ता है। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो जो सूर्य की रश्मियाँ हैं इनका क्या प्रभाव पड़ता है, तो सूर्य की रश्मियों के प्रभाव से राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। उसके बाद आगे क्वेश्चन है हमारा, घाटों का निर्माण का आशय स्पष्ट कीजिए। तो क्या हो जाएगा इसका आशय, यहाँ पर घाटों के निर्माण का आशय मनुष्य जन अपने कर्म और श्रम के द्वारा विकास के लिए पद चिन्ह छोड़ता है। तो यही इसका अर्थ है या यही इसका आशय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय जन का जीवन कब तक अमर है। तो राष्ट्रीय जन का जीवन कब तक अमर है, जब तक सूर्य की रश्मियाँ नित्य प्रातः पृथ्वी पर पड़ती रहेंगी तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनजीवन के प्रवाह को नदी की तरह क्यों कहा गया है। तो जनजीवन के प्रवाह को नदी की तरह क्यों कहा गया है, क्योंकि नदी का प्रवाह निरंतर गतिमान रहता है, इसलिए जन जीवन के प्रवाह को नदी की तरह कहा गया है। उसके वजह इसका इस गद्यांश का लास्ट है वो है, तादम और अजर का शब्दार्थ क्या है। तो जो तादम का अर्थ होता है वो होता है एकत्व या एक सा होना, तथा जो अजर का अर्थ होता है वो होता है क्षय रहित या जो बूढ़ा ना हो, अजर अमर इस टाइप का। तो फिर ये था हमारा सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट गद्यांश। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट गद्यांश की तरफ। तो जो हमारा नेक्स्ट गद्यांश है वो है, पृथ्वी के विशाल पाखंड में सब जातियों के लिए समान क्षेत्र, समन्वय के मार्ग से भरपूर प्रगति और उन्नति करने का सबको एक जैसा अधिकार है। किसी जन को पीछे छोड़कर राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता। अतएव राष्ट्र के प्रत्येक अंग की सुध हमें लेनी होगी। राष्ट्र के शरीर के एक भाग से यदि अधिकार और निर्बलता का निवास है तो समग्र राष्ट्र का स्वास्थ्य उतने अंश के समर्थन असमर्थ रहेगा। तो इस टाइप का हमारा कुछ यहाँ पे गद्यांश दिया गया हुआ है। तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना हमें। तो हम लोग संदर्भ कैसे लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित राष्ट्र का स्वरूप नामक निबंध से उद्धृत है। तो जो राष्ट्र का स्वरूप है ये एक निबंध संग्रह है इनका, वासुदेव शरण अग्रवाल जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है हमें। तो ये जो हमारा रेखांकित अंश दिया गया है हमें इसकी व्याख्या करनी है। तो चलिए इसे पढ़ लेते हैं। किसी जन को पीछे छोड़कर राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता, अतएव राष्ट्र के प्रत्येक अंग की सुध हमें लेनी होगी। क्या बताया जा रहा है कि जैसे कोई एक राष्ट्र है तो उसमें सभी व्यक्तियों को साथ में रहना होगा। जैसे कि अगर जो हम किसी एक क्षेत्र या किसी एक समाज को पीछे छोड़ देते हैं तो हमारा राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि वो क्षेत्र भी तो हमारे राष्ट्र के अंतर्गत ही आता है। अतः राष्ट्र के प्रत्येक अंग की सुध हमें लेनी चाहिए। इसलिए हमें प्रत्येक राष्ट्र के मतलब कि प्रत्येक क्षेत्र के प्रत्येक व्यक्ति की हमें पता होना चाहिए कि वो क्या कर रहा है, उसको भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए। राष्ट्र के शरीर के एक भाग में यदि अंधकार और निर्बलता का निवास हो तो समग्र राष्ट्र का स्वास्थ्य उतने अंश से असमर्थ रहेगा। तो क्या बताया जा रहा है, यदि राष्ट्र के शरीर, इसमें राष्ट्र के शरीर के एक भाग से मतलब है कि अगर जो राष्ट्र के किसी एक क्षेत्र या फिर किसी एक समाज या किसी एक समुदाय पिछड़ापन हो, अंधकार से ग्रसित हो या फिर बहुत ज़्यादा पीछे चल रहा हो तो हमारा राष्ट्र भी पीछे हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, राष्ट्र के प्रत्येक अंग की हमें सुध क्यों लेनी चाहिए। तो क्यों लेनी चाहिए, ताकि हमारा संपूर्ण राष्ट्र आगे बढ़ सके। हमें राष्ट्र के प्रत्येक अंग का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि किसी जन को पीछे छोड़कर कोई भी राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता है। राष्ट्र के विकास के लिए सभी का समान सहभागिता होती है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है, राष्ट्र के समस्त देशवासियों को एक जैसी भावना से क्यों ओतप्रोत होना चाहिए। तो क्यों होना चाहिए, चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। तो समस्त देशवासियों में समन्वय का भाव होना चाहिए और राष्ट्र के प्रति सम्मान निष्ठा होनी चाहिए। आगे जो हम लोग का इसका लास्ट क्वेश्चन है वो है, इस पृथ्वी पर सबको एक समान अधिकार किस दृष्टि से प्राप्त होता है या किस दृष्टि से प्राप्त है। तो इसका आंसर हो जाएगा, इस धरती पर सभी मनुष्यों को समान अधिकार प्राप्त है, क्योंकि सभी जन धरती माता के पुत्र हैं। पृथ्वी पर व्याप्त समस्त वस्तुओं का उपभोग करने का सभी को समान अधिकार है। तो आई होप आपको ये वाला गद्यांश भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो हमारा लास्ट है वो है, धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियाँ भरी हैं जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती है, उससे कौन परिचित ना होना चाहेगा। तो इस टाइप का ये वाला हमारा गद्यांश है।
तो इसका हमको क्वेश्चन आंसर लिखने हैं। तो यहाँ पे हम लोग का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वह उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखे, तो ये हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं, तो इसको हटा देते हैं, वही बिल्कुल सेम होगा इसका। नेक्स्ट है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पे जो हमारा रेखांकित अंश दिया गया है जिसके नीचे अंडरलाइन है उसकी व्याख्या करनी है। तो चलिए एक बार इसे पढ़ लेते हैं। धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियाँ भरी हैं, जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती है, उससे कौन परिचित न होना चाहेगा। लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की वह धातुओं को पृथ्वी के गर्भ में पोषण मिल रहा है। बाकी जो हमारी धरती है इसमें बहुत सारी निधियाँ, अमूल्य निधियाँ जैसे कि हीरे जवाहरात और बहुत सारे पोषक तत्व, खनिज लवण, ये सारा कुछ हमारी धरती के अंदर ही समाहित है, जिससे कि हर कोई परिचित होना चाहेगा। कोई ऐसा नहीं है जो नहीं चाहता कि ये सारी चीज़ें उजागर हों और जिससे हमारा जो राष्ट्र है वो आगे बढ़े। तो ये सारी चीज़ें जो धरती माता है वो करोड़ों लाखों वर्षों से अपने अंदर समाहित करे हुए हैं और उनका पोषक कर रही हैं। तो इसी टाइप से हमको इसका व्याख्या कर देनी है। नेक्स्ट है धरती माँ को वसुंधरा क्यों कहते हैं। तो जो धरती माता को वसुंधरा इसलिए कहते हैं क्योंकि उनके गर्भ में अनेक प्रकार के निधियाँ भरी हुई हैं, रत्न आभूषण भरे हुए हैं, इसीलिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसने पृथ्वी की देह को सजाया है। तो इसका आंसर हो जाएगा दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीसकर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक विकास के लिए क्या आवश्यक है। तो आर्थिक विकास के लिए जांच पड़ताल आवश्यक है, मतलब कि सभी कुछ पता होना चाहिए कि यहाँ पे ये वाले रत्न है, यहाँ पे खनिज लवण है, तो ये सारा कुछ जांच करते रहना चाहिए ताकि हमारी आर्थिक कंडीशन अच्छी हो सके। अमूल्य निधियाँ कहाँ भरी हैं। तो अमूल्य निधियाँ हैं वो माता जी के धरती माता के गर्भ में भरी हुई हैं। तो ये था हमारा जो लास्ट वाला गद्यांश था। तो आई होप आपको ये वाला भी समझ में आ गया होगा। तो ये सभी गद्यांश बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर जो आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ से लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। और इसका PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। तो थैंक यू, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।